नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो नागरिकता से संबंधित ही है। उसमें कुछ पार्ट रह गया था हमारा, उसी से संबंधित है। ठीक है, पहले उस पार्ट को देख लेते हैं और फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे। भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स चलाएंगे आगे। ठीक है, तो जल्दी से हम कुछ पॉइंटों को देख लेते हैं जो नागरिकता से संबंधित हमारे पॉइंट है। तो टॉपिक क्या चला होता है? नागरिकता। नागरिकता मैंने बताया था 5 से 11 तक और भाग 2। लेकिन आज बात करेंगे जो विदेशों में बसे भारतीय हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो उनमें कुछ थे और हमने एक समिति बनाई थी। समिति का नाम था लक्ष्मीमल समिति। लक्ष्मीमल समिति 2003। लक्ष्मीमल समिति 2003। इस समिति को इस कारण से बनाया गया था क्योंकि जो विदेश में बसे भारतीय थे उनकी कुछ मांगे थी। जैसे एनआरआई होती है, तो उनकी मांग थी कि हमें मत डालने का अधिकार प्रदान हो। उनकी मांग थी हमें मत डालने का अधिकार प्रदान हो। एनआरआई का मूवी यानी कि मूवी वगैरह में नाम सुनोगे एनआरआई। ठीक है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लगभग 182 दिनों से आगे यानी कि आगे तक कहां पर रह रहे हो? विदेश में रह रहे हो। यानी कि कम से कम 365 दिनों में से 182 दिन उनके या 182 से अधिक दिन कहां पर व्यतीत हो रहे हो? विदेश में हो रहे हो, बाहर से बाहर हो रहे हो। तो उन व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एनआरआई कहा जाता है। एनआरआई की हमने संज्ञा दी हुई है। तो उन व्यक्तियों ने कहा कि भले ही हम व्यापार के लिए या अन्य उद्देश्यों से बाहर रहते हो किंतु हमें भारत में मत डालने का अधिकार प्रदान किया जाए। तो भारत सरकार ने सन 2011 में फार्म संख्या 6A के द्वारा इन लोगों को मत डालने का अधिकार प्रदान कर दिया। तो एनआरआई कौन होते हैं? एनआरआई ये होते हैं जो 365 दिनों में से 182 दिनों तक विदेश में कहीं पर रह रहे हो, किसी भी देश में रह रहे हो, तो उन्हें एनआरआई कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार ने सन 2011 में मत डालने का अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनआरआई वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट चलता है आपका फर्स्ट हो गया एनआरआई, सेकंड पीआईओ। सेकंड क्या है? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन ये कौन होते? ये वे व्यक्ति होते जिनके नाना नानी, दादा दादी या माता पिता में से कोई एक 1935 के अधिनियम के आसपास ये पहले या पूर्व कहां पर रह रहे हो? भारत में रह रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति को पीआईओ कार्ड दिया जाता है। इसके द्वारा वह व्यक्ति 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों तक भारत में आ जा सकता है बिना वीजा के। भारत में आ और जा सकता है, किसके बिना? बिना वीजा के आ और जा सकता है अगर किसी के पीआईओ कार्ड हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भी 1935 अधिनियम के आसपास कहां पर रह रहा हो? भारत में रह रहा हो। किंतु यह अधिकार किन देशों में लागू नहीं होने का? जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह इन क्षेत्रों में, यानी कि जो भारत के आसपास के देश है उन पर यह लागू
नहीं होने का, जिनकी सीमा भारत से लगती है एक प्रकार से कह सकते हैं, तो उन पर ये लागू नहीं होने का। तो ये क्या है, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ठीक है। तो ये कहां पर लागू होगा, जिसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भारतीय हो तो उसे इस प्रकार का कार्ड भारत सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा। लेकिन ये कार्ड निलंबित भी हो सकता है, यानी कि समाप्त भी हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति भारत के संविधान का उल्लंघन करता है या कोई ऐसी कंडीशन उत्पन्न करता है जिससे भारत की अवहेलना हो रही हो, शत्रुओं का साथ देता है, तो उस कंडीशन में पीआईओ कार्ड समाप्त हो सकता है। उस कंडीशन में पीआईओ कार्ड क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में OCI, इसके बाद में कौन सा आता है, OCI, ये अंतिम है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये सिटीजनशिप विदेश में बसे भारतीयों को दी जाती है, एक प्रकार से नागरिकता के तौर पर दी जाती है। इसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है, इस भारत की दोहरी नागरिकता के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि विदेश में बसे भारतीयों को भी नागरिकता प्रदान की जाती है, किंतु उन्हें ये छूट दी जाती, 15 वर्षों के लिए आवागमन की छूट, वीजे की छूट, इस प्रकार की छूट नहीं दी जाती, खाली आवागमन की छूट दी जाती है, ठीक है। उनका 15 वर्ष का कोई स्थिति नहीं है, कोई स्थिति नहीं बनाई है कि इतने वर्षों तक आना जाना है, लेकिन वीजा के बिना आ जा सकते हैं। ये क्या है, और से सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये लागू की जाती है। तो ये 3 प्रकार की थी, तीनों प्रकार की आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की। मूल अधिकार, मूल अधिकार यानी कि क्या है, फंडामेंटल राइट्स। संविधान के किस भाग में, भाग 3 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35, 12 to 35, ठीक है। पहले मौखिक रूप से देख लेते हैं क्या है फंडामेंटल राइट्स। देखो, फंडामेंटल राइट्स किसके लिए, जो जिस देश का निवासी है उस व्यक्ति के लिए फंडामेंटल राइट्स जारी किए जाते हैं, उसके लिए क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। सबसे पहले अमेरिका के सम्राट सर जॉन ने 1216 के आसपास इस प्रकार के अधिकार पत्र की विवेचना की थी कि फंडामेंटल राइट लागू होने चाहिए। फिर फ्रांस ने इसकी घोषणा की। फिर अमेरिका ने 1791 में बिल ऑफ राइट्स के अनुसार इसको संविधान में संशोधन करके अपना लिया। 1791 में बिल ऑफ राइट्स के अनुसार इसे अपने संविधान में अपना लिया अमेंडमेंट के द्वारा। भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग 1895 में महाराष्ट्र में केसरी न्यूज़पेपर के द्वारा बाल गंगाधर सिंह तिलक के द्वारा की गई थी। फिर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। उसके बाद में 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी मौलिक अधिकार की मांग को उठाया था। तो ये क्या है, लगभग पहले से ही चलता आ रहा है 1895 से ही कि भारत के व्यक्तियों को भी मौलिक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, लेकिन ये मांग स्वीकार्य नहीं हुई थी। कारण क्या था, क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार था, हम उस वक्त क्या थे, गुलाम थे, तो इसी कारण वो हमें अधिकार प्रदान नहीं, यानी कि अधिकार प्रदान नहीं कर रहे थे। ठीक है, सीधे सा तात्पर्य। तो इस कारण से बाद में चलकर जब हमारे संविधान का निर्माण चल रहा था
उस वक्त इस अधिकार को अपनाने की मांग रखी गई थी। तो फंडामेंटल राइट्स को अपनाया गया, यानी कि क्या किया, जब संविधान का निर्माण हुआ तब उसे हमने अपना लिया। ये कंडीशन हुई, लेकिन अपनाया किस देश से? यूएसए से अपनाया, संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया। संयुक्त राज्य के बिल ऑफ राइट्स के अनुसार, यानी कि जो बिल ऑफ राइट्स में घोषणा की गई है उसके अनुसार हमने इसे अपनाया। लेकिन उसके इतर हमने अपने मौलिक अधिकार को काफी लचीला बनाया है। उसके इतर हमने अपने मौलिक अधिकार को काफी लचीला बनाया, क्योंकि कारण क्या था, अगर अमेरिका के व्यक्ति चाहे तो अपने मौलिक अधिकार का त्याग कर सकते हैं। अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति ये चाह रहा है कि मुझे मौलिक अधिकार नहीं चाहिए, मुझे फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए, तो वो इस प्रकार के अधिकार का त्याग कर सकते हैं। जबकि भारत में इस प्रकार के त्याग की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि भारत में गरीब तबका बहुत अधिक रहता है, दूसरा पढ़े लिखों की संख्या भी कम है। इस कारण से दुर्व्यवहार के द्वारा या अन्य किसी कंडीशन के द्वारा उनके मौलिक अधिकार को भी छीना जा सकता है। उनसे जबरदस्ती सिग्नेचर कराए जा सकते हैं कि मुझे मौलिक अधिकार की आवश्यकता नहीं है, फिर उनका उत्पीड़न भी किया जा सकता है। तो इस कारण से भारत में ये स्थिति को नहीं लाया गया था, इस प्रकार की स्थिति को नहीं डाला गया था। अब अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने इसे जोड़ लिया, ठीक है। लेकिन जब हमारे यहाँ पर आपातकाल लागू होता है, जब हमारे यहाँ पर आपातकाल लागू होता है, बाह्य आपातकाल हो या आंतरिक आपातकाल हो, तो उस टाइम पे 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 लागू रहता है, और अन्य अनुच्छेद स्वतः ही क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं। जब भी आपातकाल लगता है तो आपको सिर्फ दो अधिकार आपके बच जाते हैं फंडामेंटल राइट्स में, एक तो आर्टिकल 20 और दूसरा 21। दो सिद्धि का अधिकार और जीने का अधिकार आपके पास उस टाइम पे बचते हैं खाली। तो ये अधिकार आपको प्रदान किए जाते हैं जब आपके आपातकाल लागू होता है, जब आपका आपातकाल लागू होता है। और ये अधिकार के बारे में कब कहा गया है? 44वें संविधान संशोधन में भी इसकी घोषणा की गई है कि जब भी आपातकाल लगेगा तो 44वें अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया है कि इस प्रकार के आपातकाल के द्वारा बाद भी आर्टिकल 20 और 21 क्या रहेगा, लागू रहेगा। आर्टिकल 20 और 21 क्या रहेगा, लागू रहेगा। ये इसमें प्रदर्शित और पारदर्शिता की गई है। तो ये किसमें घोषणा की गई? एक तो 44वां अमेंडमेंट और फिर एक आर्टिकल और है आर्टिकल 359 में ये घोषणा की गई है। आर्टिकल 359 चेक कर लेना, ठीक है, उसमें भी ये घोषणा की गई है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 या आर्टिकल 12 सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का उच्चारण होता है, वो शब्द है राज्य। वो शब्द क्या है? राज्य। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द का जिक्र किया गया है, यानी उच्चारण किया गया है। ऐसे ही भाग 4 के आर्टिकल 36 में भी इसका उच्चारण है, और फिर आगे चलकर भाग 6 में भी इसका उच्चारण किया जाता है। जब हम राज्य पढ़ते हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ते हैं, तब भी इसका उच्चारण किया जाता है। यानी 3 बार हमें राज्य शब्द के उच्चारण के बारे में मिलेगा। मोटे रूप में इसमें भारतीय संसद में जैसे लोकसभा और राज्यसभा, राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, फिर स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य किसका है? स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, ये किस में आते हैं? स्थानीय स्वशासन में आते हैं। और अन्य प्राधिकार, यानी 4 प्रकार के इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और 4 प्रकार में क्या रहता है? सब कुछ आ जाता है। जैसे भारत की संसद, राज्य की विधानसभा और विधानसभा और विधान परिषद, स्वशासन और अन्य प्राधिकार, शिक्षा वगैरह, अस्पताल, सड़कें, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये किसमें? राज्य शब्द में इसका जिक्र किया जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, तो भाग 3 में है।
मौलिक अधिकार संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक क्या दिए गए? हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। हमने मौलिक अधिकार को कहां से अपनाया है? हमने मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से अपनाया है। ठीक है, तो ये कहां पर है? अमेरिका में अपनाए गए थे 1791 में, 1791 में अपनाए गए थे। उसके बाद में कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल के बाद लागू रहते हैं? आर्टिकल 20 और 21। किस अमेंडमेंट में कहा गया था कि आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल की उद्घोषणा होने के बाद भी जारी रहेंगे? 44वें अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगर और अंदर की बात करें तो आर्टिकल 359 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेगा तो उस वक्त 20 और 21 भी क्या रहेंगे? लागू रहेंगे, वे समाप्त नहीं होने के। उन्हें समाप्त कौन कर सकते हैं? उन्हें भी राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है। अगर स्थिति लगती है कि इन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है तब कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा उन्हें समाप्त। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी आर्टिकल 12। इसके बाद में आता है आपका आर्टिकल 13, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के बारे में क्या कहा गया है? आर्टिकल 13 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय यानी एससी और एचसी मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है। एससी व एचसी मौलिक अधिकारों का क्या है? सुरक्षा कवच है। यानी कि क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। किसकी सुरक्षा करेगा? हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सुरक्षा करने का अधिकार हमें कहां से प्राप्त होता है? उच्चतम न्यायालय से। यानी कि आपके मौलिक अधिकार में अगर कोई हनन होता है, आपके मौलिक अधिकार में अगर कोई हनन होता है तो उसकी सुरक्षा करने का अधिकार आपके उच्चतम न्यायालय को है। यानी कि आप उच्चतम न्यायालय से कह सकते हो कि मेरे मौलिक अधिकार में हनन हुआ है, कृपया करके इससे सरकार से पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया गया। यानी सरकार से किसके द्वारा पूछ सकते हो आप? उच्चतम न्यायालय से या उच्च न्यायालय से पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आर्टिकल 368 के द्वारा कोई ऐसा प्रावधान लाया जाता है जिससे मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका ब्यौरा भी कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय देखेगा कि कहीं ये मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कौन देखेगा? उच्चतम न्यायालय देखेगा। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किसकी सुरक्षा की जाएगी? हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। ठीक है, ये कौन कहता है? आपका उच्चतम न्यायालय कहता है। ये संविधान में आपका प्रावधान दिया गया। तो सुरक्षा कवच कौन है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब आपके कुछ पॉइंट प्रारंभ होते हैं। आर्टिकल 12 to 35 मैंने बताया था। ठीक है, तो आर्टिकल मैंने बता भी दिए। अब जो फंडामेंटल राइट्स है, उसकी बात कर लेते हैं। हमें कितने प्रकार के राइट्स दिए गए हैं? जो मूल संविधान है, जो मूल क्या है? संविधान है, उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार को हमारे संविधान से, हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे मूल फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, 6 प्रकार के। ठीक है, तो उन 6 प्रकार पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उनमें से कुछ पर चर्चा करेंगे। तो कुछ कौन कौन से? जैसे
आर्टिकल 40 टू 80 ये क्या कहता है? समता का अधिकार। किसका अधिकार कहता है? समता का अधिकार, यानी समानता का अधिकार हम पढ़ते हैं, वो क्या है? समता का अधिकार। तो समता का अधिकार हमें 14 से 28 तक, आर्टिकल 14 से 28 तक, 14 टू 18 तक दिए गए हैं। तो ये जो अधिकार है, इसमें कहीं पर कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कहीं पर कहा गया है कि मूल जाति वंश के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, किसी के भी साथ में कोई भेदभाव नहीं किए जाने का। ठीक है। उसके बाद में कुछ आर्टिकल कहते हैं कि अवसर में समानता का अधिकार दिया जाएगा, फिर अपृष्टता का अंत कहा जाता है, यानी छुआछूत का अंत कहा जाता है, और फिर अंतिम रूप से उपाधियों का अंत भी इसमें दिया गया है। अंतिम रूप से किसका अंत दिया गया है? उपाधियों का अंत दिया गया है। आपको अपनी तरफ से मौलिक अधिकार के राइट्स पढ़ने, ठीक है, आपके पास जो भी उचित और उपलब्ध बुक हो वो आपको पढ़ने, उसमें से आपको पढ़ने आर्टिकल 14 टू 18 और फिर 19 टू 22 ये आपको पढ़ने, जहां स्वतंत्रता का अधिकार है आगे चलकर, ठीक है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता में प्रदान की गई है, फिर उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ये क्या करना है? आपको पढ़ना है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा का अधिकार भी ये आपको अपनी तरफ से पढ़ना है। मैं कल से आपको इसमें आपके लिए मौलिक अधिकार को संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करूं, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से पढ़कर, लॉकडाउन चला हुआ है, आपके लिए इससे अच्छा और इससे बेटर टाइम नहीं मिलने वाला है। कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वक्त घर पे आ चुके हैं, जो बाहर भी पढ़ रहे थे वे घर पे आ चुके हैं, और इस वक्त ज्यादातर जो टाइम बिता रहे हैं वो सोशल मीडिया पर या मूवी देखने पर या अन्य किसी चीजों पर बिता रहे हैं। तो आपके लिए क्या है? गोल्डन चांस है। जितना हो सके, जितना आपसे हो सके उतना आप अपने घर पर पढ़िए, अपना टाइम बनाइए, चाहे वो सुबह का हो या शाम का हो, कि मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, मुझे 3 घंटे पढ़ना है सुबह उठ के, या मुझे शाम को 3 घंटे पढ़ना है। वो अपना टाइम, अपना शेड्यूल बना लिया। उसके अनुसार आपको जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा और आने वाला जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको काफी मात्रा में प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो क्या हो जाएगा? पूर्णतः आपका जो एग्जाम है पूर्णतः क्या हो जाएगा? क्वालिफाई होने के ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे। ये मत सोच के चलना कि सरकार लॉकडाउन खत्म होने के बाद में एग्जाम नहीं कराने की 2021 तक या 2022 तक। अगर सरकार ने एग्जाम करा दिया, ये सोच के चलना कि अगर सरकार ने एग्जाम करा दिया तब आप क्या करोगे? तब आप इस गोल्डन चांस को क्या करोगे? खो दोगे। तो आपको अपने गोल्डन चांस को बचा कर रखना है। जितना हो सके 4 घंटे 6 घंटे अपना टाइम बनाओ, और अपना आज से धीरे धीरे अपने टाइम टेबल को और अपने टाइम टेबल के अनुसार अपने आप को ढालना प्रारंभ कर दो। आप जब लॉकडाउन समाप्त होगा और आने वाला एग्जाम होगा और आप उस एग्जाम में बैठोगे, तो उस वक्त आपको ये लॉकडाउन सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। और जो बच्चे आजकल घर पर रह रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, उनके इक्वल आप काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपको इस लॉकडाउन में सकारात्मकता बढ़ानी है, ना कि नकारात्मकता की हम घर पर हैं, हमारा जीवन बंधन में चला गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको बहुत ही अच्छा चांस मिला है।
इसमें अपने आप को सोचना प्रारंभ करो, खुद से सोचना प्रारंभ करो, अपने टारगेट के बारे में सोचो। क्योंकि जब हम कोई व्यक्ति बीटेक करता है या पॉलिटेक्निक करता है या आईटीआई करता है या आईआईटी की तरफ जाता है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमें बीटेक के लिए किसी रिश्तेदार ने कहा था कि हम बीटेक कर ले, पॉलिटेक्निक के लिए किसी रिश्तेदार ने कहा था, यानी किसी भी दिशा में जाना है, यानी किसी दूसरे ने कहा था। लेकिन सबसे पहले था कि आपने अपने बारे में क्या सोचा था, क्या आप बीटेक करना चाह रहे थे या पुलिस में जाना चाह रहे थे या किसी प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छी परफॉर्मेंस करना चाह रहे थे। ये आपके सोचने के लिए, अपने मन से सोचने के लिए, अपने एकांत में रहने के लिए और एकांत में सोचने के लिए सबसे अच्छा चांस है। उसमें इतना सोचिए कि आप चाह क्या रहे थे अपनी लाइफ से, तो उस लाइफ से जो चाह रहे थे उसी दिशा में अपने कदमों को बढ़ाइए, और उसी दिशा में जब आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आप उसी क्षेत्र में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। किसी दूसरे के कहने से आप किसी भी क्षेत्र में ना जाए, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, नकारात्मकता मिलेगी, क्योंकि आप अपने स्वयं से नहीं चले थे, आप दूसरों के कहने से चले थे। तो जितना हो सके खुद से बात करें और अपनी दिशा को बनाए, अपने फोकस को बनाए, अपने गोल को बनाए और अपने एम की दिशा में आप चलते जाए। उम्मीद करता हूं कि आज आप जरूर अपना टाइम टेबल बनाएंगे और उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 9 घंटे का, 8 घंटे का, 6 घंटे का एकदम से टाइम टेबल मत बनाना, धीरे धीरे टाइम टेबल बनाना। 2 घंटे का बनाना, 3 घंटे का बनाना और उस टाइम टेबल को अचीव करने की कोशिश करना। कभी 8 घंटे का आज ही बना लो और उस दिशा में आप ना जा पाओ, क्योंकि 8 घंटे आज तो पढ़ लिए, कल नहीं पढ़ पाने का आप। तो 2 घंटे का, 3 घंटे का, जब भी आपको समय लगे कि हाँ अब मुझे समय है, ठीक है, जब घर पर सो रहे हो उस वक्त आपके लिए सबसे अच्छा समय होगा, उस वक्त पढ़िए। क्योंकि कोई भी दोस्त, पुस्तक से अच्छी कोई आपकी दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि सभी एक समय आने पर क्या हो जाएंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। किंतु बुक और पुस्तक ही एक ऐसी चीज है जो आपका साथ नहीं छोड़ देंगे। तो आपको अपने दोस्त सबसे अच्छी क्या बनानी है, पुस्तक को बनानी है। आपको उसी ओर अग्रसर होना है, वो हर समय में आपका, हर परिस्थिति में आपका साथ दे। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ मोटिवेशनल पॉइंट है, इन्हें अपने मस्तिष्क में जरूर बैठा के रखना और एक बार अपने बारे में जरूर सोचना। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। इतना ही, बाकी धन्यवाद।